नमस्ते, नमस्कार प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत ज़बरदस्त होंगे, बहुत बेहतरीन होंगे और एकदम बिंदास होंगे। तो मैं भावना भाटी आप सभी प्यारे दोस्तों का स्वागत करती हूँ आपके अपने प्यारे से परिवार रोजगार विद अंकित एप्लीकेशन पर। जल्दी से आप सभी प्यारे दोस्त क्लास के साथ जुड़ जाइए। उसके बाद अपने सेशन को शुरू करते हैं, क्लास को शुरू करते हैं। आप सभी को नमस्कार, आप सभी को जय हिंद, जय भारत प्यारे दोस्तों। जल्दी से आप सभी प्यारे दोस्त क्लास के साथ जुड़ेंगे और उसके बाद हम इस सेशन को आगे लेकर जाएंगे और क्लास को आगे पढ़ेंगे। आप सभी उम्मीद करती हूँ अच्छे से मुझे सुन पा रहे होंगे, है ना। तो गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। सभी को नमस्कार एंड सभी को प्रणाम और सभी प्यारे दोस्तों को हमारा नमस्कार। तो चलो भाई सेशन की तरफ बढ़ते हैं और क्लास को शुरू करते हैं। तो आप लोगों का जो एक टॉपिक चल रहा था वो था इकोलॉजी। तो मैं आप लोगों को इकोलॉजी के बारे में कुछ पढ़ा रही थी। इकोलॉजी जिसको हम लोग कहते हैं पारिस्थितिकी, ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं दोस्त, पारिस्थितिकी कहते हैं, इकोलॉजी कहते हैं, ठीक है। तो इकोलॉजी में मैंने पिछली क्लास में आप लोगों को पढ़ाया कि हु इज़ द फादर ऑफ इकोलॉजी। आपको मैंने अच्छे से समझाया था कि इकोलॉजी के फादर कौन है। कोई बच्चा कमेंट सेक्शन में बताएगा कि इकोलॉजी के फादर हम लोग किसको कहते हैं। हु इज़ द फादर ऑफ इकोलॉजी, जल्दी से बताए। कोई बच्चा कमेंट सेक्शन में बताएगा मुझे। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था फ्राइडे की क्लास में कि इकोलॉजी के फादर किसको कहा जाता है। जिनका भी जन्मदिन है उनको जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं। हैप्पी बर्थडे ऑल ऑफ यू। आप अपने जीवन में अपने माता पिता का खूब नाम रोशन करें और एक अच्छा इंसान बने, ठीक है। चलो भाई जल्दी बताओ। तो इकोलॉजी के पापा जी, इकोलॉजी के फादर थे अरस्तु। भैया अरस्तु का नाम तो तुमने रट लिया। मैं किसी के भी फादर पूछूं तुम अरस्तु को ही बना देते हो, हर किसी के पापा जी। भैया अरस्तु नहीं थे, अलेक्जेंडर वॉम हम्बोल्ट थे। मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है। लेकिन वही आपको पूछ ले कि इकोलॉजी टर्म को किसने दिया, ये क्वेश्चन आ जाए कि इकोलॉजी टर्म को किसने दिया, इकोलॉजी शब्द को किसने दिया, तो आप लोग बताकर चलोगे कि इकोलॉजी शब्द को देने वाले जो साइंटिस्ट थे वो थे प्यारे दोस्त अर्नेस्ट हैकल, ठीक है। कौन थे? अर्नेस्ट हैकल। तो अर्नेस्ट हैकल जी थे जिन्होंने इकोलॉजी शब्द को दिया था। तो ये दोनों ना चीज़ें आपको याद रखनी है कि किसने इकोलॉजी शब्द को दिया था और किसने इकोलॉजी, किसे इकोलॉजी के पिताजी कहा जाता है। तो ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है। अब मैं आपको बता रही थी कि इकोलॉजी को, इकोलॉजी की जो क्रियात्मक इकाई या इकोलॉजी की जो यूनिट होती है, इकोलॉजी की जो इकाई होती है वो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था। क्या होती है दोस्तों? इकोसिस्टम। इकोलॉजी की जो यूनिट होती है वो होती है इकोसिस्टम। क्या होती है प्यारे दोस्त? पारितंत्र। मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था पारितंत्र, ठीक है। तो पारितंत्र के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, यानी इकोसिस्टम के बारे में हम पढ़ रहे थे। और मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि जब हम इकोसिस्टम की बात करते हैं तो इकोसिस्टम में जैविक और अजैविक घटक पर क्वेश्चन आता है, बायोलॉजिकल, बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट्स पर क्वेश्चन आता है। तो मैंने पिछली क्लास में आपको बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट भी बता दिए थे। जैविक यानी बायोटिक कंपोनेंट जो सजीव होते हैं, जैसे कोई भी पेड़ पौधा, कोई भी जीवाणु, कोई भी कवक, ये सब है ना। अब हम चलते हैं आगे। अबायोटिक कंपोनेंट भी बताए थे बेटा जो निर्जीव होते हैं, जैसे मिट्टी, पहाड़, पानी, वायु, तापमान, आर्द्रता, ये सब, ठीक है, क्लियर। अब हम बात करेंगे कि मैडम जो इकोसिस्टम होता है, इकोसिस्टम के अंदर कुछ चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। जैसे कि अगर हम इकोसिस्टम की बात करें तो इकोसिस्टम के अंदर आपको दो चीज़ें पूछी जाती हैं, है ना। तो इकोसिस्टम में पहली चीज़ पूछी जाएगी खाद्य श्रृंखला। हेडिंग डालेंगे खाद्य श्रृंखला। आपको पेपर में आता है कि खाद्य श्रृंखला क्या होती है, फूड चेन क्या होती है भाई। फूड चेन, फूड मतलब खाना और चेन मतलब श्रृंखला, यानी कि एक चेन, एक तरीके की एक कड़ी जहाँ पर बहुत सारे जीव आपस में जुड़ते चले जाते हैं खाने के लिए, तो वो बन जाती है खाद्य श्रृंखला। तो खाद्य श्रृंखला क्या होती है? जब जीव परस्पर भोजन पाने के लिए एक क्रम से दूसरे क्रम में, यानी एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में जाते हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं? खाद्य श्रृंखला कहते हैं। तो खाद्य श्रृंखला क्या होती है लिख सकते हैं, ठीक है। तो लिखोगे कि जीवों के द्वारा, जीवों का भोजन प्राप्ति के लिए, जीवों का भोजन प्राप्ति के लिए
जीवों का भोजन प्राप्ति के लिए एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर पर एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर पर, ठीक है, दूसरे पोषक स्तर तक पहुंचना, ठीक है, तक पहुंचना खाद्य श्रृंखला होती है। क्या कहलाती है बेटा? खाद्य श्रृंखला कहलाती है। खाद्य श्रृंखला कहलाती है। तो जब जो जीव होते हैं प्यारे दोस्त, वो भोजन के लिए एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल पर जाते हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? खाद्य श्रृंखला। तो जीवों का भोजन प्राप्ति के लिए एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर तक पहुंचना, ठीक है, ये क्या कहलाता है आप लोगों का? खाद्य श्रृंखला कहलाता है। कैसे कहलाएगा? तो देखो समझना, ठीक है, ट्रॉफिक लेवल को समझोगे अभी सबसे पहले होते हैं प्लांट। भाई इस पृथ्वी पर जो पौधे होते हैं ये अपना खाना खुद बनाते हैं। पौधे क्या करते हैं प्यारे दोस्त? अपना खाना खुद बनाएंगे पौधे। पौधे होते हैं स्वपोषी। आप सभी जानते हो कि पौधे क्या होते हैं? स्वपोषी होते हैं। पौधे अपना खाना खुद बनाते हैं, तो पौधों को क्या कहते हैं हम लोग? स्वपोषी कहते हैं। पौधे होते हैं ऑटोट्रोफिक, ये ऑटोट्रोफिक नेचर के होते हैं, ठीक है, ऑटोट्रोफिक। तो पौधे क्या होते हैं? ऑटोट्रोफिक होते हैं प्यारे दोस्त। पौधे अपना खाना खुद बनाते हैं। अब पौधे को कौन खा जाएगा? मान लीजिए कोई पौधा है, घास है, उसको कौन खा जाएगा? कोई शाकाहारी जंतु खा जाएगा, ठीक है। कोई मान लीजिए बकरी खा गई पौधे को, बकरी, मान लीजिए एक पौधा था उसको बकरी खा गई। कौन खा गई? गोट, बकरी। बकरी क्या है प्यारे दोस्त? आप कहोगे कि मैम बकरी होती है शाकाहारी। बकरी शाकाहारी है, ठीक है, शाकाहारी यानी हर्बीवोर। हर्बीवोर कौन होते हैं? हर्बीवोर वो होते हैं जो वनस्पति पेड़ पौधों से अपना खाना लेते हैं। तो एक पौधा था, उस पौधे को खा गई बकरी। अब बकरी को कौन खा जाएगा? अरे भाई बकरी को कौन खा जाएगा? तो अब इस बकरी को कौन खा जाएगा भाई बताओ? तो इस बकरी को कौन खा जाएगा? इस बकरी को भेड़िया खा जाएगा बेटा। कौन खा जाएगा? भेड़िया। भागो भेड़िया आया, भेड़िया। तो भेड़िया यानी वुल्फ, ठीक है, वुल्फ खा जाएगा इस बकरी को। तो इस बकरी को खा गया भाई भेड़िया, ठीक। अब यहां पर इस भेड़िया को कौन मार गिराएगा? अब इस भेड़िया को कौन मार गिराएगा भाई? तो इस भेड़िया को मार गिराएगा शेर। शेर जंगल का राजा है, वो इसको मार गिराएगा, लायन, और इससे बकरी को छीनकर ले जाएगा और खुद मौज उड़ाएगा। तो इस तरीके से आपने देखा कि भेड़िया क्या है? भेड़िया है मांसाहारी, ठीक है, मांसाहारी होता है भेड़िया। भेड़िया क्या है दोस्त? मांसाहारी है, यानी कार्निवोर, ठीक है। क्या है? कार्निवोर है, यानी कि भेड़िया है कार्निवोर। और शेर क्या है? बड़ा मांसाहारी। शेर है बड़ा मांसाहारी, ठीक है। शेर से बड़ा भी कोई मांसाहारी हो सकता है क्या? बताओ, है ना। तो ये क्या है? बिगर कार्निवोर। तो ये होगा बिगर कार्निवोर। कार्निवोर वो होते हैं जो मांस खाते हैं। तो क्या खाते हैं भाई? मांस खाते हैं, ठीक है। ये क्लियर? नरेंद्र तुम लाइव हो बेटा। तो ये बन गई एक फूड चेन, ये एक श्रृंखला बन गई। देखो एक एक कड़ी से कड़ी जुड़ती जा रही है। पौधों को खाया बकरी ने, बकरी को खाया भेड़िए ने, भेड़िए को खाया शेर ने, तो मतलब ये एक चेन बन गई है। यही है एक खाद्य श्रृंखला, यही है हमारे इकोसिस्टम के अंदर खाद्य श्रृंखला, ठीक है। और ये हमारे ट्रॉफिक लेवल है। ये फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल है, ये सेकंड ट्रॉफिक लेवल है, ये थर्ड है, और ये फोर्थ ट्रॉफिक लेवल है। इस तरीके से एक चेन जब बनती चली जाती है खाना प्राप्त करने के लिए, यही होती है आप लोगों की क्या? फूड चेन, ठीक है। इसी को कहा जाता है फूड चेन। अब इंग्लिश में तो मैंने लिखा ही नहीं, तो चलो लिख लेते हैं, ठीक है। जीवों का भोजन प्राप्ति के लिए एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर तक पहुंचना खाद्य श्रृंखला कहलाता है। तो मैं इसको अगली स्लाइड पर इंग्लिश में लिख देती हूँ इस डेफिनेशन, ठीक है। तो बताओगे ट्रांसफर ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल another trophic level
ठीक है, अनादर ट्रॉफिक लेवल फॉर द फूड, फॉर फॉर द फूड, भाई भोजन के लिए, ठीक है, इज नोन एज फूड चेन, इज नोन एज फूड चेन। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, फूड चेन कहते हैं, ठीक है, यानी कि खाद्य श्रृंखला कहते हैं। समझ में आ गई बात, ठीक है, क्लियर। शेर को कौन खाएगा, शेर को तो कोई भी नहीं खाएगा, हम इंसान ही हो सकते हैं जो शेर को खा जाए, वरना और कोई नहीं खाएगा, ठीक है। चलो अब हम बात करेंगे यहाँ से कि ये आप लोगों का हो गया फूड चेन। अब ये जो फूड चेन है इसके कॉन्सेप्ट को किसने दिया था, फूड चेन के बारे में किसने बताया था, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि जो खाद्य श्रृंखला है इसके बारे में किसने बताया था, है ना, फूड चेन के बारे में किसने बताया। तो फूड चेन का जो कॉन्सेप्ट था वो चार्ल्स ऑल्टन ने दिया था, चार्ल्स ऑल्टन, ठीक है, चार्ल्स ऑल्टन, ऑल्टन। तो चार्ल्स ऑल्टन नाम के साइंटिस्ट थे, क्लियर, चार्ल्स ऑल्टन, इन्होंने क्या किया था, चार्ल्स ऑल्टन ने ही फूड वेब और फूड चेन का कॉन्सेप्ट दिया था, ठीक है। तो किसने फूड चेन के बारे में बताया, तो बताओगे कि चार्ल्स ऑल्टन नाम के साइंटिस्ट ने, ठीक है, चार्ल्स ऑल्टन, क्लियर। तो इसको आप लोग याद रखोगे कि चार्ल्स ऑल्टन ने क्या किया था, फूड चेन और फूड वेब के बारे में बताया था, ठीक है। तो किसने फूड चेन और फूड वेब के बारे में बताया था, तो आप लोग बताकर चलोगे चार्ल्स ऑल्टन। द कॉन्सेप्ट ऑफ फूड चेन एंड फूड वेब वॉज गिवन बाय चार्ल्स ऑल्टन, ठीक है। तो ये नाम याद रखना, चार्ल्स ऑल्टन, इन्होंने फूड वेब के बारे में भी बताया, फूड वेब, फूड वेब एंड फूड चेन यानी खाद्य जाल और खाद्य श्रृंखला, ये दोनों के बारे में इन्होंने बताया था। कई बार खाद्य जाल भी पूछ लेता है, तो खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल दोनों के बारे में चार्ल्स ऑल्टन ने बताया था बेटा, ठीक है। अब देखो मैम खाद्य जाल क्या होता है, जाल, जाल मतलब एक तरीके का जाल, खाद्य जाल जिसको आप कहते हो, देखो यहाँ पर देखो ये डायग्राम, यहाँ पर देखो भाई ये डायग्राम, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपको नजर आ रहा है फूड चेन है, ये खाद्य श्रृंखला है, क्या है प्यारे दोस्त, खाद्य श्रृंखला, ये खाद्य श्रृंखला है, मतलब एक सीधी श्रृंखला बनेगी यहाँ पर। सबसे पहले पौधा है, पौधे को खा लिया हिरन ने, है ना प्यारे दोस्त, और हिरन को किसने खा लिया, शेर ने, और शेर जब मर गया तो ये मिट्टी में मिल गया, मिट्टी में मिल गया तो यहाँ पर इसको कौन चट करेगा, यहाँ पर इसको खाएंगे डीकम्पोजर, डीकम्पोजर, जब ये मर जाएगा तो इसको डीकम्पोजर खाएंगे, अपघटक इसको खाएंगे। अपघटक कौन होते हैं, अपघटक होते हैं जैसे जीवाणु, भाई मिट्टी में अब इसको छोटे छोटे जीवाणु खाएंगे, और कवक यानी फंगस। अपघटक यानी डीकम्पोजर्स कौन हो जाते हैं, डीकम्पोजर्स हो जाते हैं बैक्टीरिया एंड फंगस। तो ये अब मिट्टी के अंदर इसको सड़ाएंगे शेर की लाश को, ठीक है, बैक्टीरिया और फंगस, तो ये डीकम्पोजर्स हो जाते हैं। ये भी क्वेश्चन आता है पेपर में कि हमारी खास श्रृंखला में कौन अपघटक की तरह काम करता है, तो अपघटक होते हैं बैक्टीरिया और कवक। अपघटक का मतलब डिकम्पोज करना, मतलब किसी भी लाश को सड़ाना। अब जब कोई मर जाएगा, उसकी लाश जंगल में पड़ी है, तो थोड़े टाइम बाद तुम देखोगे वो सड़ने लगेगी, सड़ते 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 वो पूरी तरीके से मिट्टी में मिल जाती है, तो उसको छोटे 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 पार्टिकल में तोड़कर मिट्टी में मिलाने का काम करते हैं बैक्टीरिया और फंगस यानी कि कवक, ठीक है, क्लियर, ठीक है। जितना प्यारा दिख रहा है उतना है नहीं मैम लायन, तुम्हारा शेर से पंगा पड़ गया क्या किसी दिन, तो तुम शेर पर इतना गुस्सा हो रहे हो भाई, ठीक। तो ये तो हो गई खास श्रृंखला की एक ही सीक्वेंस में चल रही है, यहाँ से शुरू हुई, ये दूसरा है, ये तीसरा है, और ये चौथा है, सीक्वेंसली चल रही है। लेकिन ये एक वेब, वेब देखो खाद्य जाल, ये है भाई खाद्य जाल, इसमें क्या होगा खाद्य जाल में, तो भैया यहाँ तो कुछ भी नहीं पता चल रहा कौन किसको खा रहा है, यहाँ बहुत सारी फूड चेन आपकी काम करती हैं, यहाँ बहुत सारी खास श्रृंखलाएं आपस में मिल गई हैं। कहानी यहाँ भी किससे शुरू होती है, घास से, तो यहाँ पर भी पौधा है, घास है, इस घास को कौन कौन खा सकता है, इसको टिड्डा खा सकता है, घास को कौन खा सकता है, टिड्डा, और घास को चूहा भी खा सकता है, ठीक है। अब टिड्डे ने खा ली, चूहे ने खा ली चूहे को खा गया कौन, उल्लू, चूहे को कौन खा गया प्यारे दोस्त, उल्लू खा गया, ठीक है, क्लियर। अब और उल्लू किसको खा सकता है, उल्लू टिड्डे को भी खा सकता है ना।
घास को खा सकता है चूहा, ये रैबिट, खरगोश, खरगोश भी खा सकता है बेटा घास को, खरगोश जो होगा। और खरगोश को कौन खा सकता है? सांप खा सकता है प्यारे दोस्त, बड़ा सांप जो आ जाए, छोटे खरगोश के बच्चे को अजगर वगैरह खा सकते हैं, ठीक है। और अजगर को कौन, ये सांप को कौन खा जाएगा? बाज खा जाएगा, बाज अपनी चोंच में उड़ा कर ले जाएगा। तो मतलब यहाँ एक से ज्यादा ऐसे आपको जीव देखने को मिलेंगे जो एक दूसरे को खा रहे हो। तो यहाँ पर एक क्या होता है प्यारे दोस्त, एक जाल सा बन जाता है, एक जाल सा बन जाता है प्यारे दोस्त, ठीक है ना। मैंने बताया था कि पारितंत्र में हमारे 3 तरीके के पिरामिड होते हैं, जो पिछली क्लास में बताया था। एक तो होता है ऊर्जा का पिरामिड जो सदा सीधा होगा, एक होता है बायोमास का पिरामिड जो पानी में उल्टा होता है, और एक होता है संख्या का पिरामिड जो सीधा होता है। तो वो पिछली क्लास में हम पढ़ चुके थे 3 पिरामिड को, ठीक है, क्लियर। वो 3 पिरामिड हमने पढ़ लिए थे। इस तरीके से यहाँ पर ये मिक्स हो रहा है पूरा, तो खाद्य जाल और खाद्य श्रृंखला ये हमारे इकोसिस्टम के ही पार्ट है। अब बात करते हैं हमारे इकोसिस्टम में ट्रॉफिक लेवल से क्वेश्चन आते हैं आपको। इससे क्वेश्चन आते हैं भाई ट्रॉफिक लेवल्स, हमारे इकोसिस्टम में कितने पोषक स्तर होते हैं, पोषक स्तर से क्वेश्चन आते हैं। इकोसिस्टम के अंदर आपको पोषक स्तर से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। कहाँ से? पोषक स्तर, पोषक स्तर, यहां से क्वेश्चन आते हैं, पोषक स्तर ट्रॉफिक लेवल से, ठीक है। अब ये क्या होते हैं तो समझना अच्छे से। हमारे इकोसिस्टम में लगभग 4 ट्रॉफिक लेवल होते हैं, 4 से ज्यादा भी हो सकते हैं, बट उससे ज्यादा कभी क्वेश्चन में आएगा, पेपर में आएगा ही नहीं। तो 4 ट्रॉफिक लेवल होते हैं। कैसे कैसे समझना। जो पेड़ पौधे होते हैं प्यारे दोस्त, पेड़ पौधे, ये जो ये पेड़ पौधे हैं इनको हम कहते हैं उत्पादक यानी प्रोड्यूसर। आपको पेपर में क्वेश्चन आता है कि जो पेड़ पौधे होते हैं इनको हम किस नाम से जानते हैं, तो पेड़ पौधों को हम उत्पादक कहते हैं, प्रोड्यूसर कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि भाई वो अपना खाना खुद बनाते हैं, सूरज के प्रकाश से वो अपना खाना खुद बनाते हैं, तो इसीलिए वो प्रोड्यूसर है। प्रोड्यूसर कौन होते हैं? कभी आपको पूछ ले कि हमारे इकोसिस्टम में प्रोड्यूसर कौन है, उत्पादक कौन है, तो उत्पादक होते हैं हमेशा पेड़ पौधे, ठीक है, क्योंकि वो अपना खाना खुद बनाते हैं। फिर प्रोड्यूसर के बाद, प्रोड्यूसर यानी उत्पादकों को हमने फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पर रखा है। इनको हमने कहाँ रखा है? प्रथम पोषक स्तर पर रखा है, प्रथम पोषक स्तर। तो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि हमारे इकोसिस्टम में प्रथम पोषक स्तर पर कौन आते हैं, तो आप बता दोगे पेड़ पौधे आते हैं या उत्पादक आते हैं। उत्पादकों को ही तो, पेड़ पौधों को ही तो उत्पादक कहा जाता है, तो उत्पादकों को रखा गया है प्रथम फर्स्ट लेवल पर। तो ये फर्स्ट लेवल है, देखो ये रहा, ठीक है। अब चलते हैं दूसरे लेवल की तरफ, तो सेकंड लेवल पर यानी कि द्वितीयक पोषक स्तर। अब द्वितीयक पोषक स्तर पर कौन आते हैं आपको पूछेगा। अब आ जाते हैं द्वितीयक पोषक स्तर पर। तो द्वितीयक पोषक स्तर पर आते हैं शाकाहारी जीव। कौन से जीव आते हैं दोस्तों? शाकाहारी। शाकाहारी कौन होते हैं? जो पेड़ पौधों को खाते हैं। तो दूसरे यानी कि सेकंड ट्रॉफिक लेवल, ये सेकंड ट्रॉफिक लेवल है, इस पर आ जाते हैं शाकाहारी जीव। और अब आप लोग जानते हो कि शाकाहारी कौन होते हैं, है ना। कौन कौन होते हैं शाकाहारी, बताना। शाकाहारी जीव कौन कौन होते हैं, फटाफट बताओ। आप जानते हो शाकाहारी कौन? बेटा आज लास्ट क्लास है, आज अंतिम क्लास है, ठीक है भाई। शाकाहारी कौन होते हैं जल्दी बताओ। शाकाहारी कौन? जो कि पेड़ पौधों को खाते हैं। बकरी, खरगोश, गाय, भैंस, हिरन, ठीक है, विल्ड बीस्ट, ठीक, ये क्या होते हैं? शाकाहारी होते हैं, है ना। तो ये दूसरे ट्रॉफिक लेवल पर आते हैं। आपको पूछ लेगा पेपर में कि एक खाद्य श्रृंखला में या एक इकोसिस्टम के अंदर शाकाहारी किस पोषक स्तर पर आते हैं, तो शाकाहारियों को रखा गया है द्वितीयक पोषक स्तर पर, सेकंड ट्रॉफिक लेवल पर। अब चलते हैं तीसरे ट्रॉफिक लेवल की तरफ, थर्ड ट्रॉफिक लेवल। अब है तृतीयक जो ट्रॉफिक लेवल है उसकी तरफ चलेंगे, ठीक है। अब हम बात करेंगे तृतीयक पोषक स्तर की। तृतीयक पोषक स्तर पर कौन आते हैं? छोटे मांसाहारी, ठीक है। कौन आते हैं? छोटे मांसाहारी। जैसे मैंने बताया था भेड़िया, जो छोटे मांसाहारी होते हैं, छोटे मांसाहारी वो आते हैं यहाँ। स्मॉल कार्निवोर जिनको आप लोग बोल सकते हो, स्मॉल कार्निवोर, ठीक है। अब उसके बाद आता है फोर्थ ट्रॉफिक लेवल।
इसके बाद आता है चतुर्थ ट्रॉफिक लेवल, ठीक है, चतुर्थ ट्रॉफिक लेवल, चतुर्थ पोषक स्तर, लास्ट में आएगा चतुर्थ पोषक स्तर। चतुर्थ पोषक स्तर पर कौन आते हैं? फोर्थ ट्रॉफिक लेवल पर कौन आते हैं? तो फोर्थ ट्रॉफिक लेवल जो होते हैं बेटा, इन पर आते हैं टॉप के कार्निवोर, मतलब बड़े मांसाहारी, बड़े मांसाहारी, जैसे मैंने कहा था शेर, ठीक है, ईगल यानी कि बाज, ये सब तो बड़े मांसाहारी आते हैं फोर्थ ट्रॉफिक लेवल पर। तो ये आपको पेपर में पूछी जाती हैं चीज़ें, ये आपको एग्जामिनेशन में चीज़ें पूछी जाती हैं। और संख्या भी देखो, सबसे ज़्यादा संख्या पेड़ पौधों की है, फिर शाकाहारियों की संख्या थोड़ी कम है, फिर छोटे मांसाहारियों की संख्या थोड़ी कम, और बड़े मांसाहारियों की संख्या सबसे कम है। इसीलिए टॉप पर बैठे हुए हैं जो बड़े मांसाहारी हैं। भाई पेड़ पौधों की तुलना में शेर की संख्या तो बहुत कम है ना, है ना, क्लियर? हाँ, टाइगर वगैरह हो जाते हैं, शेर हो जाते हैं, चीता हो जाता है, ये क्लियर है ना? अच्छा, मैंने त्रितक लिख दिया, चलो। तो आपको ना ये सारी चीजें जो हैं पेपर में पूछी जाती हैं, तो इनको याद रखा करो, ठीक है, ठीक, इनको याद रखा करो बेटा। और यही पेपर में आपको चीजें जो हैं क्वेश्चन के तौर पर पूछी जाती है। क्लियर? समझ में आ गई बात, है ना, है ना? आज तो लास्ट क्लास है, आपका सिलेबस भी खत्म। चलिए अब चलते हैं आगे की तरफ, और अब मैं आपको बताऊंगी कि एग्जामिनेशन में आप लोगों को जो क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं वो आपको इस तरीके से पूछे जाएंगे कि जैसे मैं आपको यहाँ बताऊं कि आप लोगों को पूछेगा कि किसी भी इकोसिस्टम के अंदर, ठीक है, किसी भी इकोसिस्टम में जो सबसे ज़्यादा एनर्जी है वो किसके पास होती है। मान लो ये सूरज निकल रहा है, मान लीजिए प्यारे दोस्त ये क्या है? सूरज, ये सूरज निकला हुआ है, देखो, है ना, ये सूरज देवता निकले हुए हैं, ये अपनी अपार ऊर्जा बिखरा रहे हैं, ये सूरज है, ठीक है, ये सूरज की किरणें हैं, ये आपको नजर आ रहा है, ये सूरज है, ठीक है। अब सूरज से आ रही है रोशनी, सूरज अपनी धूप बखेर रहा है, क्लियर? तो हमारे इकोसिस्टम में तो सबसे ज्यादा एनर्जी जो आती है वो सूरज से आती है। कभी भी ये क्वेश्चन आपको आए कि पूरे इकोसिस्टम में सबसे ज्यादा ऊर्जा का स्रोत कौन सा है, तो सूर्य। तो किसी भी इकोसिस्टम में सूर्य जो होता है, सूर्य सबसे ज्यादा, या ऊर्जा जो सबसे ज्यादा इकोसिस्टम में आपको एनर्जी मिलती है वो सन से ही मिलती है। तो सूर्य पारितंत्र में, पारितंत्र में, पारितंत्र में ऊर्जा का अपार स्रोत है, ठीक है, अपार स्रोत। ये पूछा जाता है कि किसी भी पारितंत्र में ऊर्जा का अपार स्रोत क्या है, मतलब अनलिमिटेड एनर्जी कहाँ से मिलती है? सन से। तो बताओगे कि सन इज अनलिमिटेड एनर्जी सोर्स इन इकोसिस्टम। तो हमारे इकोसिस्टम में सबसे ज्यादा एनर्जी देने वाला जो स्रोत है वो सूरज है। अब मुझे कौन बच्चा बताएगा कि सूरज की ऊर्जा का इस्तेमाल सबसे ज्यादा कौन करता है? सूरज की ऊर्जा का इस्तेमाल सबसे ज्यादा कौन करता है? कौन बच्चा ये मुझे बताएगा कि जो हमारा इकोसिस्टम है इसमें सूरज की ऊर्जा का इस्तेमाल सबसे ज्यादा कौन करता है? सबसे ज्यादा जो सनलाइट होती है उसका इस्तेमाल कौन करता है? फटाफट से बताओ सारे दोस्त। जो सूरज की एनर्जी है इसका इस्तेमाल सबसे ज्यादा हमारे इकोसिस्टम में कौन करता है? फटाफट से बताएंगे सभी प्यारे दोस्त। तो सूरज की ऊर्जा का सबसे ज्यादा इस्तेमाल कौन करते हैं? भाई प्लांट करते हैं, बिल्कुल सही बात। तो पेड़ पौधे, आपको अब यही क्वेश्चन पेपर में आ जाता है कि सूरज की सबसे ज्यादा जो एनर्जी है वो कौन यूज करते हैं? तो वो यूज करते हैं प्लांट, यानी कि पौधे। तो पौधे सूर्य की अपार ऊर्जा का इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे ज्यादा या डायरेक्टली जो एनर्जी लेते हैं सनलाइट की, वो कौन लेते हैं? वो लेते हैं दोस्तों पौधे। क्लियर? अब तो सूरज की ऊर्जा सबसे ज्यादा पहुंचती है पौधों के पास। पौधे इस एनर्जी को इस्तेमाल करके अपना खाना बनाते हैं, इसीलिए पौधे कहलाए जाते हैं स्वपोषी। इसीलिए जो प्लांट होते हैं इनको क्या कहते हैं? प्रोड्यूसर कहते हैं, ठीक है।
अब पौधों की जो ऊर्जा है वो किसके पास पहुंचेगी? जो प्लांट होंगे इनकी जो एनर्जी है वो पहुंचती है शाकाहारियों के पास। पौधों की ऊर्जा किसके पास पहुंचती है दोस्त? शाकाहारी के पास। शाकाहारी, जितने भी आप शाकाहारी जीव देखते हो, हर्बीवोर, गाय, भैंस, बकरी, है ना, तो हर्बीवोर के पास पहुंचेगी इनकी एनर्जी। हर्बीवोर, शाकाहारी। तो पौधों की जो एनर्जी है वो पहुंचेगी किसके पास? शाकाहारियों के पास। क्योंकि शाकाहारी क्या करते हैं? पेड़ पौधों को ही खाते हैं। ठीक है, शाकाहारी क्या करते हैं भाई? पेड़ पौधों को खाते हैं। अब शाकाहारियों की एनर्जी किसके पास पहुंचेगी? शाकाहारी की एनर्जी पहुंचेगी मांसाहारी के पास। किसके पास? आप बताओगे, मांसाहारी के पास। तो शाकाहारियों की एनर्जी किसके पास पहुंचेगी? मांसाहारी, कार्निवोर। क्योंकि जो कार्निवोर होते हैं वो किसको खाते हैं? वो तो शाकाहारी जंतुओं को खाते हैं। अब जैसे शेर हो गया मांसाहारी, शेर कैसे अपना पेट भरेगा? शेर अपना पेट बकरी को खाकर, हिरन को खाकर, है ना, खरगोश को खाकर, इन सबको खाकर अपना पेट भरेगा। तो आप देख रहे हो कि सबसे ज्यादा एनर्जी यहाँ थी, यहाँ से एनर्जी डायरेक्टली यहाँ पहुंची, फिर यहाँ से एनर्जी यहाँ पहुंची, यहाँ से एनर्जी यहाँ पहुंची। तो अब ये जो सब यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि अगर हम इन तीनों की बात करते हैं, अगर हम इन तीनों जीवों की बात करें, पौधों की, शाकाहारी की और मांसाहारी की, तो सबसे ज्यादा एनर्जी किसके पास है बेटा? ठीक है, विजय कह रहे हैं कि अब आप नहीं पढ़ाइएगा बेटा, अब बेटा आपको जितने टॉपिक मैंने बताए थे वो सब आपने कर लिए। ठीक है, तो बेटा एनर्जी का फ्लो जो है वो एक दिशा में होता दिख रहा है, आपको दिख रहा है ना? जो ऊर्जा है वो एक दिशा में जा रही है, यहां से यहां, यहां से यहां। अगर हमने बात करी कि पौधों के पास जो ऊर्जा है वो 100% है, अगर पौधों के पास जो सूरज की ऊर्जा आई है वो 100% आई है, लेकिन यूज केवल 1% ऊर्जा का करते हैं। पेड़ पौधों के पास सूरज से 100% एनर्जी मिली है, इसमें से यूज वो कर रहे हैं केवल 1% ही अपने लिए। ठीक है, बाकी वो वापस एटमॉस्फेयर में ही छोड़ देते हैं। तो अभी हमने देखा कि अगर पेड़ पौधों के पास सूरज से 100% ऊर्जा आई है तो इनकी ऊर्जा का कितना प्रतिशत अगले लेवल में पहुंचा? तो आप बताओगे केवल 10%। ठीक है, और इनकी ऊर्जा का कितने प्रतिशत यहाँ पहुंचा? तो आप बताते हो यहाँ पर पहुंचा, आप बताओगे 10%। इस तरीके से, तो मतलब एक ट्रॉफिक लेवल से ऊर्जा अगले ट्रॉफिक लेवल में केवल 10% ही पहुंचती है। तो ये था 10% नियम। 10% नियम क्या था? कि जब भी किसी इकोसिस्टम में हम लोग पेड़ पौधों को देखते हैं तो सबसे ज़्यादा एनर्जी उनके पास है, क्योंकि वो सूर्य से डायरेक्ट एनर्जी लेते हैं। अब जब उनको कोई दूसरा शाकाहारी जंतु खा लेगा तो पेड़ पौधों की 10% ऊर्जा जाती है केवल शाकाहारियों में, और जब शाकाहारी को कोई मांसाहारी खा लेगा तो उसका केवल 10% जाता है किसके अंदर? आप बताते हो मांसाहारियों में। तो इस तरीके से एक लेवल से दूसरे लेवल में ऊर्जा 10% ही जाती है। तो ये था 10% नियम। आपको पेपर में देता है, पूछता है कि ऊर्जा का 10% नियम, ये आपको पूछता है पेपर में, ऊर्जा का 10% नियम किसने दिया? ये आपको पूछता है, ऊर्जा का 10% नियम, है ना? 10% लॉ ऑफ एनर्जी, 10% लॉ ऑफ एनर्जी, ये किसने दिया था और ये क्या था, है ना? ये किसने दिया और ये क्या था? ये क्वेश्चन आता है कि ऊर्जा का 10% नियम क्या था। ठीक, तो आप लोग बताओगे कि एक ट्रॉफिक लेवल से, यानी एक पोषक स्तर से, एक पोषक स्तर से ऊर्जा, एक पोषक स्तर से ऊर्जा दूसरे पोषक, है ना, एक पोषक स्तर से ऊर्जा का दूसरे पोषक स्तर में केवल, दूसरे पोषक स्तर में, पोषक स्तर में केवल 10% ही स्थानांतरण होता है, केवल 10% ही स्थानांतरण होता है, कि स्थानांतरण होता है। ठीक है, ये था प्यारे दोस्त 10% नियम, स्थानांतरण होता है। ठीक है, तो ये था दोस्तों 10% नियम। कितना सिंपल कि एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में जो एनर्जी है वो केवल 10% ही जाएगी। ये था 10%। तो आप लोग बताओगे फ्लो ऑफ एनर्जी, फ्लो ऑफ
energy, flow of energy from one trophic level, from one trophic level, one trophic level to another, है ना, level to another, to another is only 10%, is only 10%। ठीक है, तो एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में एनर्जी का जो फ्लो होता है वो 10% होता है। तो यही होता है 10% नियम। ठीक है बेटा, क्वेश्चंस अब दूंगी, अब चैप्टर खत्म ना, तो अब कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चंस मैं आप लोगों को, ठीक है, शीट की फॉर्म में पीडीएफ के साथ अटैच करवा दूंगी। 1-2 दिन का मुझे टाइम दे देना आप, ठीक है, 1-2 दिन का टाइम दे देना, है ना। तो ये होता है 10% नियम। अब इसको किसने दिया था, ये भी क्वेश्चन आ जाता है। ऊर्जा का 10% नियम लिंडमैन ने दिया था। किसने दिया था भाई, आप बताओगे, लिंडमैन। ठीक है, लिंडमैन ने दिया, लिंडमैन ने दिया था। तो 10% का नियम किसने दिया था, ये पूछा जाता है। तो लिंडमैन, तो बताओगे वॉज गिवन बाय, वॉज गिवन बाय लिंडमैन। तो एक साइंटिस्ट थे लिंडमैन, तो लिंडमैन नाम के साइंटिस्ट ने क्या करा था, ऊर्जा का 10% नियम दिया था। ये क्वेश्चन भी आपको पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, अगर मैम बड़े मांसाहारी ज़्यादा होंगे तो इकोसिस्टम का बैलेंस बिगड़ जाएगा बेटा, ये बैलेंस होता है। ठीक है, ये बैलेंस है एक तरीके का, तो पूरा का पूरा बैलेंस बिगड़ जाएगा। क्लियर, इसमें 1% करोगे आप लोग, 10 का 1% होगा ना, यहाँ पे 1%, क्लियर, 1% इस तरीके से। तो यहाँ पर आप लोग बताकर चलोगे कि इकोसिस्टम का बैलेंस बिगड़ जाएगा अगर मांसाहारी ज़्यादा हो गए और जो शाकाहारी हैं या घास की संख्या कम हो गई तो। ठीक है, यहाँ पे 100 का 10 और 10 का 1%। क्लियर है ना बेटा। एक क्वेश्चन आता है प्रियम, मैंने बहुत बार बताया है, लगभग डेली बताती हूँ, डेली 1 से 2 क्वेश्चन, 1 से 2 क्वेश्चन। ठीक है, क्लियर, आगे बढ़े चलिए। तो इस तरीके से आपको ये चीज़ें पेपर में एग्जामिनेशन में आपको पूछी जाती हैं। इकोलॉजी वाले चैप्टर से इतने पॉइंट्स आप लोगों को करके जाने, है ना। अब हम लोग आप लोगों को, मतलब जो आप लोगों का सिलेबस था, जो मैंने टॉपिक आप लोगों को लिखवाए थे, उसके अकॉर्डिंगली हमने चीज़ें जो थी वो बहुत अच्छे से करी हैं। ये चीज़ें आप लोग करेंगे जब आप लोगों का एग्ज़ाम डेट होगा। तो अभी बीच बीच में मैं कुछ सेशन आपके लिए लेकर आती रहूँगी, और एक मैराथन क्लास के रूप में या वन शॉट के रूप में भी हम क्लासेस करेंगे, है ना। तो वो भी आप लोग क्लासेस अटेंड करेंगे, वो भी आपके लिए फ़ायदेमंद। ठीक है, समझ में आई बात, क्लियर। चलो, तो अब मैं आपको कुछ छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट ब्लड के बारे में बताती हूँ बेटा। ठीक है, तो इकोलॉजी से इतने कॉन्सेप्ट आपको पढ़ने हैं। आ जाओ, मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट बताती हूँ ब्लड के बारे में, जहाँ से आपको रक्त से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स इस तरीके के पूछे जा सकते हैं। तो मैं इस क्लास में आपको बता रही हूँ। वैसे तो रक्त एक बहुत इजी टॉपिक है, आप इजीली इसको कर लेते हैं। चलिए बात करते हैं सबसे पहले कि मैम रक्त क्या होता है। तो बताते हो रक्त क्या है भाई दोस्तों, तरल संयोजी ऊतक। तो रक्त क्या होता है आप बताते हो, तरल संयोजी ऊतक है। तो रक्त होता है ये क्या है, तरल संयोजी ऊतक है, यानी कि लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। तो ब्लड होता है ये क्या है, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है प्यारे दोस्त, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। तो ये कभी कभी छांटने को आ जाता है कि ब्लड क्या होता है, तो आप बताते हो कि रक्त तरल संयोजी ऊतक होता है, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। यानी कि लिक्विड आप तो जानते ही हो, और कनेक्टिव टिश्यू आपकी बॉडी पार्ट को कनेक्ट करने का काम करता है। ठीक है, रक्त का अध्ययन क्या होता है ये आपको पूछ लेता है। तो रक्त होता है, इसकी स्टडी क्या होती है दोस्तों। जब हम लोग रक्त के अध्ययन की बात करते हैं तो रक्त के अध्ययन को कहा जाता है हेमेटोलॉजी। क्या कहते हैं भाई, हेमेटोलॉजी, हेमेटोलॉजी। रक्त के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं, हेमेटोलॉजी कहते हैं। हेमेटोलॉजी किसका अध्ययन होता है, तो हम बताते हैं रक्त का अध्ययन होता है हेमेटोलॉजी। ठीक है, अब यहाँ से रक्त से आपको एक क्वेश्चन और आता है बार बार आपके पेपर में
कि रक्त का पीएच मान कितना होता है, रक्त की पीएच वैल्यू कितनी होती है भाई। यानी रक्त को जब हम लोग पीएच स्केल पर रखेंगे, केमिस्ट्री में होता है एक पीएच स्केल, केमिस्ट्री में होता है एक पीएच पैमाना, जब हम रक्त को पीएच स्केल पर रखेंगे तो पीएच स्केल पर इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो बताते हो 7.4। यानी रक्त होता है क्षारीय नेचर का। रक्त कैसा होता है दोस्तों, एल्केलाइन होता है, क्षारीय होता है। तो ये आपको एग्जामिनेशन में पूछ सकता है कि रक्त का पीएच मान कितना होता है, तो हम बताते हैं रक्त का पीएच मान होता है 7.4। रक्त क्षारीय होता है दोस्तों, ठीक है। अब रक्त की अगर बात करें तो रक्त को दो चीजों से मिलकर बनाया गया है। तो अब हम लोग बात करेंगे रक्त के घटक, ठीक है, रक्त के घटक। अब हम लोग बात करेंगे किसकी, रक्त के घटक, कॉम्पोनेंट ऑफ ब्लड। अब हम बात करेंगे भाई कॉम्पोनेंट्स ऑफ ब्लड की, कि भाई जो रक्त होता है ये किन किन चीजों से मिलकर बना है, ब्लड के अंदर क्या क्या होता है। ठीक, रक्त के घटक की बात करेंगे तो रक्त बना हुआ है दो चीजों से, जो ब्लड होता है ये दो चीजों से मिलकर बना है। कौन कौन सी दो चीजें हैं जो रक्त को बनाती हैं, तो रक्त के अंदर आप अगर देखोगे तो एक तो आपको रक्त में मिलता है प्लाज्मा, रक्त को बनाने वाला जो एक कंपोनेंट है वो है प्लाज्मा, प्लाज्मा, ठीक है, जिसको हम हिंदी में भी कहेंगे प्लाज्मा। तो रक्त को बनाने वाला एक घटक हो जाता है प्लाज्मा दोस्तों। क्लियर, क्या हो जाता है भाई, प्लाज्मा हो जाता है, ठीक है। और दूसरा घटक हो जाती हैं ब्लड कार्पेसल्स, दूसरा घटक हो जाती हैं ब्लड सेल्स, या इन्हीं को कहते हैं ब्लड कार्पेसल्स, ब्लड कार्पेसल्स, ठीक है, ब्लड कार्पेसल्स। तो ब्लड जो है वो दो चीज़ों से मिलकर बना है। एक तो रक्त में पाई जाती है रक्त कोशिकाएं, रक्त कोशिका, और रक्त कोशिकाओं को ही हम लोग क्या बोलते हैं, तो रक्त कोशिकाएं जो होती हैं इन्हीं को कहा जाता है रक्त कणिकाएं। तो रक्त कणिका या रक्त कोशिकाएं, ये दोनों चीजें आपके रक्त को मिलकर बनाती हैं, ठीक है। अब इनमें से कौन हमारे ब्लड का लिक्विड पार्ट है और कौन हमारे ब्लड का सॉलिड पार्ट है, ये और आपको पेपर में आ जाता है। तो रक्त को बनाने वाले तरल घटक की अगर हम लोग बात करें तो आपके रक्त का तरल भाग जो आपको रक्त में लिक्विड लगता है तो वो प्लाज्मा है दोस्त, रक्त का तरल भाग है प्लाज्मा। क्लियर, तो ये क्वेश्चन आ जाता है कि ब्लड के अंदर लिक्विड पार्ट कौन सा है, तो ये आपके ब्लड का लिक्विड पार्ट है, प्लाज्मा आपके ब्लड का लिक्विड पार्ट है। और आपके ब्लड का कितने प्रतिशत एरिया बनाता है, तो 55% भाग आपके ब्लड का बनाता है। तो हमारे रक्त में प्लाज्मा कितना होता है, तो आप कहते हो हमारे रक्त में 55% प्लाज्मा है, ठीक है ना। हमारे रक्त में कितना प्लाज्मा होता है, 55% होता है। मैम फेयरवेल टेम्परेरी नॉट परमानेंट, आई मीट यू। बिल्कुल हृदय बेटा, बिल्कुल हम इंतज़ार में हैं कि जितने भी बच्चे हमने पढ़ाए हैं वो हमसे मिलने आए, हम उनसे मिले, और सबसे बड़ी बात मिठाई खाएं और गाजर का हलवा खिलाएं, ठीक है, याद है बिल्कुल सारी चीज़ें। चलो अब देखो ये क्या होती है, तो ये सॉलिड पार्ट होती है। ये ब्लड का कैसा पार्ट बनाती है भाई दोस्तों, सॉलिड पार्ट, ठीक है। ये हमारे रक्त का ठोस भाग बनाती है। तो हमारे रक्त का जो ठोस भाग है वो कौन सा है, तो आप बताते हो ब्लड सेल्स या ब्लड कार्पेसल्स, ये हमारे रक्त का ठोस भाग बनाती है, ठीक है। मैम ये ब्लड सेल्स कितने प्रकार की होती है, तो ये आपके रक्त में जो ब्लड सेल्स होती है 3 तरीके की होती है, आरबीसी, ठीक है, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो ये 3 तरीके की रक्त कोशिकाएं आपके ब्लड में होती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, ठीक है। चलो अब हम चलते हैं कि मैम आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स जो होती हैं इनकी फुल फॉर्म और मैम इनका वैज्ञानिक नाम और पेपर में आ जाता है, वो और आप हमें बताएं। तो चलिए अब हम बात करते हैं एक बार कि मैम ये कितना एरिया कवर करती हैं आपके ब्लड का, तो 45% एरिया कवर करती है। ये प्लाज्मा आपके रक्त का 55% पार्ट कवर करता है और ब्लड सेल्स आपके ब्लड का 45% पार्ट कवर करती हैं प्यारे दोस्त, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं, है ना नितिन, बिल्कुल चबाना चाहिए बेटा, चबाओगे जितना उतना अच्छा रहेगा। ऐसा बोलते हैं कि जब हम खाना खाते हैं वो नखून के बराबर हमें निवाला लेना चाहिए और उसको 32 बार चबाना चाहिए, बिल्कुल चबाना चाहिए। अब आ जाओ बात करते हैं सबसे पहले आरबीसी के बारे में। आरबीसी, आरबीसी से क्या पूछा जाएगा,
आरबीसी की फुल फॉर्म क्या होती है? तो इनको कहते हैं रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल, आरबीसी का नाम रेड ब्लड सेल यानी लाल रक्त कोशिका, इनको कहा जाता है लाल रक्त कोशिका। आरबीसी को क्या कहते हैं? लाल रक्त कोशिका। ठीक है। अब मैम जो आरबीसी होती हैं इनका वैज्ञानिक नाम क्या है, यानी इनको विज्ञान की भाषा में हम क्या कहते हैं? इनका वैज्ञानिक नाम आपको पेपर में आएगा। ठीक है, साइंटिफिक नेम इनका आपको पेपर में आएगा बेटा, साइंटिफिक नेम आपको इनका पेपर में आएगा। तो आप बताते हो कि आरबीसी का जो वैज्ञानिक नाम होता है ये होता है एरिथ्रोसाइट। क्या होता है भाई? एरिथ्रोसाइट। ठीक है, एरिथ्रोसाइट। क्लियर? इनका जो वैज्ञानिक नाम होता है वो होता है एरिथ्रोसाइट। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि एरिथ्रोसाइट किसका वैज्ञानिक नाम है? एरिथ्रोसाइट ये किसका वैज्ञानिक नाम है? आप बताते हो आरबीसी का वैज्ञानिक नाम होता है एरिथ्रोसाइट। ठीक है मैम, इनकी संख्या कितनी होती है? तो इनकी संख्या की बात करें तो आपके रक्त में ये सबसे ज़्यादा होती हैं बेटा। इनकी संख्या की बात करें तो आपके रक्त में ये सबसे ज़्यादा है, 4.5 से, है ना, 5.5 मिलियन होती हैं ये आपके रक्त में। 4.5 से 5.5 मिलियन होती हैं ये आपके रक्त के अंदर। समझ में आई बात? ठीक है। अब देखो, अगर हम आगे बढ़ें और आगे अगर हम लोग बात करें तो मैम आरबीसी जो होती हैं इनके अंदर क्या पाया जाता है? तो हेमोग्लोबिन। तो बताओगे आरबीसी में हेमोग्लोबिन पाया जाता है। हेमोग्लोबिन कहाँ मिलता है ये क्वेश्चन आ जाता है। तो आप बताओगे कि आरबीसी में हेमोग्लोबिन पाया जाता है। तो आपके बॉडी के अंदर कौन सी रक्त कोशिकाएं हैं जिनमें हेमोग्लोबिन पाया जाता है? तो हेमोग्लोबिन एक तरीके का पिगमेंट है जो आपके रक्त को लाल रंग देता है, तो ये आरबीसी में होता है। तो बताओगे हेमोग्लोबिन, हेमोग्लोबिन इज फाउंड, हेमोग्लोबिन इज फाउंड इन आरबीसी। ठीक है, इन आरबीसी। आरबीसी में क्या होता है? हेमोग्लोबिन पाया जाता है। ठीक है, क्लियर? चलो, अब इनका जीवन काल कितना होता है पूछ सकता है। आरबीसी का जीवन काल मतलब ये कितने दिन तक जिंदा रहती हैं, लाइफ स्पैन इनका कितना होता है? तो इनका जो जीवन काल है वो होता है प्यारे दोस्त 120 दिन, बिल्कुल 120 डेज, 120 दिन तक ये जिंदा रहती हैं। ठीक है, 120 डेज इनका लाइफ स्पैन होता है। ठीक है, ये चीज़ें आपको आरबीसी के बारे में पढ़नी है। क्लियर? अब डब्ल्यूबीसी की बात करते हैं। डब्ल्यूबीसी प्यारे दोस्त, दूसरे नंबर पर डब्ल्यूबीसी आपको पूछ सकता है। डब्ल्यूबीसी, जो डब्ल्यूबीसी होती है इनकी फुल फॉर्म वाइट ब्लड सेल। डब्ल्यूबीसी को कहते हैं हम लोग वाइट ब्लड सेल। इनकी फुल फॉर्म होती है वाइट ब्लड सेल यानी सफ़ेद रुधिर कोशिका, सफ़ेद रुधिर कोशिका। ठीक है, इनको कहा जाता है सफ़ेद रुधिर कोशिका। और मैम इनका वैज्ञानिक नाम क्या होता है वो भी आएगा। तो इनका भी वैज्ञानिक नाम आपको पेपर में आता है। इनका वैज्ञानिक नाम क्या होगा? इनका साइंटिफिक नेम। ठीक है, तो इनका जो साइंटिफिक नेम होता है वो भी आपने याद रखना है। इनका जो साइंटिफिक नेम होगा बेटा वो होता है, आप बताते हैं, इनका साइंटिफिक नेम होगा ल्यूकोसाइट। ठीक है, ल्यूकोसाइट इनका साइंटिफिक नेम होता है भाई, ल्यूकोसाइट। तो कौन सी कोशिका है जिनको हम ल्यूकोसाइट कहते हैं? तो डब्ल्यूबीसी को कहा जाता है ल्यूकोसाइट। ठीक है, अब डब्ल्यूबीसी जो होती हैं प्यारे दोस्त, इनके बारे में अगर हम लोग बात करें तो मैम इनका जीवन काल कितना होता है? इनके जीवन काल पर बहुत से बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। भाई इनका जो लाइफ स्पैन है ना वो आपको किताबों में बहुत ज़्यादा दिया हुआ होता है, लेकिन पेपर में जब भी पूछा है तो आपको पेपर में बताना है 2 से 5 दिन, जबकि किताबों में ये 12 से 20 दिन दिया हुआ होता है। लेकिन आपको ये पेपर में जब भी दिया हुआ है तो वो 2 से 5 दिन ही याद रखना है। नेट पर और किताबों में बहुत ज़्यादा दिया होता है 12 से 20 दिन तक, जो कि गलत है। आपको ये वाला सही करना है पेपर में। ठीक है, चलो अब प्यारे दोस्त, ये जो डब्ल्यूबीसी होती हैं ये रोगों से सुरक्षा देने का काम करती है। इनका काम क्या होता है? रोगों से बचाव करती है।
ये क्या काम करती है? रोगों से बचाव करती है। इनका काम होता है कि आपको बीमारियों से बचाती हैं, रोगों से बचाव करती हैं। तो ये आप लोगों को इम्यूनिटी देती हैं, प्रोवाइड इम्यूनिटी। आपको पूछा जाता है कि कौन सी रक्त कोशिकाएं हमें इम्यूनिटी देती हैं, रोगों से बचाती हैं, तो आप बताते हो WBC हमें रोगों से बचाती हैं। ठीक है मैम, RBC का काम बताइए। RBC का काम यही है कि RBC में हेमोग्लोबिन होता है बेटा, तो RBC में हेमोग्लोबिन पाया जाता है, और इसी हेमोग्लोबिन की वजह से आपके रक्त का रंग क्या होता है? लाल। हेमोग्लोबिन क्या करता है? रक्त का लाल रंग इसी की वजह से होता है। रक्त का लाल रंग यानी कि रेड ब्लड आपका जो है वो इसी की वजह से है, रेड ब्लड। ठीक है, और यही आपके रक्त में क्या करता है? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन, है ना भाई। आपके रक्त में ऑक्सीजन को यही लेकर जाता है हेमोग्लोबिन, क्लियर, और कार्बन डाइऑक्साइड को भी यही लेकर आता है। तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये काम हो जाता है आरबीसी का। आरबीसी में हेमोग्लोबिन, हेमोग्लोबिन ही रक्त को लाल करेगा, हेमोग्लोबिन ही आपके रक्त में ऑक्सीजन को लेकर जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालेगा। ये होता है प्यारे दोस्त, ठीक है, ये होता है। हेमंत प्यारे दोस्त, मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि जिनका भी जन्मदिन है उनको जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं। आप बहुत अच्छा इंसान बने, ठीक है, आगे बहुत आगे जाएं। अब हम बात कर रहे हैं कि मैम इनकी संख्या कितनी होती है WBC की, तो सबसे कम होती है ये आपके शरीर में। इनकी संख्या की बात करें, इनके नंबर की, तो ये 8 से 10,000 ही होती हैं आपके शरीर में। 8 से 10,000, 8 to 10,000 होती, ठीक है, 8 to 10,000 होती हैं केवल। 8 से 10,000 होती है WBC की संख्या। ठीक है बेटा, क्लियर? मुस्कान पूछो अपना डाउट। ठीक है, हम ग्रेटर नोएडा से पढ़ाते हैं, संजन कुमार जी, ग्रेटर नोएडा। चलिए अब आगे चलते हैं और बात करते हैं किसकी? प्लेटलेट्स की। अब आखिरी रक्त कोशिकाएं हो जाती हैं आपकी नंबर 3 पर, प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स क्या काम करती हैं भाई? प्लेटलेट्स को हम हिंदी में बिंबाणु कहते हैं, बिंबाणु। ठीक है, प्लेटलेट्स को क्या कहते हैं बेटा? बिंबाणु। तो जो प्लेटलेट्स होती हैं ये क्या काम करती हैं? तो इनके बारे में भी आपको इनका वैज्ञानिक नाम याद रखना है, इनका भी वैज्ञानिक नाम आपको पेपर में आएगा। तो ये जो कोशिकाएं होती हैं इनका भी साइंटिफिक नेम आपको एग्जामिनेशन में आता है। इन कोशिकाओं का भी जो साइंटिफिक नेम है, इन कोशिकाओं का भी जो वैज्ञानिक नाम है वो होगा, आप बताते हो, इनका वैज्ञानिक नाम थ्रोम्बोसाइट। क्या दोस्तों? थ्रोम्बोसाइट। इन कोशिकाओं का वैज्ञानिक नाम होता है थ्रोम्बोसाइट, थ्रोम्बोसाइट, क्लियर? तो कौन सी कोशिकाएं हैं जिनका वैज्ञानिक नाम थ्रोम्बोसाइट है? तो आप बताते हो प्लेटलेट्स। अच्छा, जो प्लेटलेट्स होती है मैम, इनकी संख्या कितनी होती है? तो ये आपके ब्लड में ना ज़्यादा ना कम, मतलब मिडिल में होती हैं। कितनी होती है? तो आप बताओगे 1 से 1.5, मतलब आप लोग बताकर चलते हो 1.5 से 4.5 लाख होती है बेटा। इनकी संख्या लाखों में होती है। कितनी? 1.5 लाख से 4.5 लाख ये आपके ब्लड में होती हैं। तो 1.5 से 4.5 लाख होती है प्लेटलेट की संख्या। और मैम प्लेटलेट्स का जीवन काल कितना होता है? ये कितने दिन तक जिंदा रहेंगी और फिर नहीं बनेंगी? इनके जब हम जीवन काल की बात करते हैं, जब हम इनके लाइफ स्पैन की बात करते हैं, तो इनका जो लाइफ स्पैन होता है वो भी बीच में होता है, मतलब इनका लाइफ स्पैन हो जाता है 5 से 9 दिन। सबसे ज़्यादा जीवन काल RBC का था, सबसे कम जीवन काल WBC का था, और सब बीच में जो है वो प्लेटलेट्स होती हैं। तो 5 to 9 डेज इनका लाइफ स्पैन होता है, ठीक है। और ये काम क्या करती हैं भाई? तो रक्त का थक्का जमाने में सहायक, रक्त का थक्का जमाने में सहायक है। पूछा जाता है, ठीक है, कि कौन सी रुधिर कोशिकाएं रक्त का थक्का जमाने में सहायक होती हैं? तो आप बताते हो WBC, रक्त का थक्का जमाने में सहायक होती है। क्लियर प्यारे दोस्त? रक्त का थक्का जमाने में सहायक होती हैं। हेल्प इन ब्लड क्लोटिंग, क्या करती है? हेल्प इन ब्लड क्लोटिंग, ये ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करती हैं। जब चोट लगती है
तो खून को निकलना बंद करवा देती हैं, खून को निकलना बंद करवा देती है घाव से। ठीक है, क्लियर बेटा? बिल्कुल, आप अच्छी तरीके से पढ़ाई करें, आप कोई सा भी पेपर निकाल सकते हैं। ठीक है, ठीक भाई, समझ में आ गई बातें? तो आप किसी भी पेपर को निकाल सकते हो जब आप पढ़ते हो, है ना? तो यहाँ से आपको बेटा ब्राइटनेस आप अपने फ़ोन की कम कर सकते हो, फ़ोन से कम कर सकते हो बेटा ब्राइटनेस। ठीक है, चलिए तो भाई आज के लिए इतना ही। अब आप लोग अच्छे से बैठकर चीज़ों को करेंगे। ठीक है, तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा सफ़र रहा आपके साथ। तो दोस्तों सभी को नमस्कार, अब सभी को राधे राधे। ठीक है ना? ठीक ठीक, बहुत बढ़िया। ठीक, तो मिलते हैं भाई सिलेक्शन में आप लोगों के। बाय बाय, सभी को टाटा बाय बाय, और सभी को धन्यवाद प्यारे दोस्त। क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, सब क्वेश्चन ही है कि प्लेटलेट्स का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो आप बताते हो थ्रोम्बोसाइट है। इनकी संख्या कितनी होती है? 1.5 से 4.5 लाख। कौन सी रक्त कोशिकाएं रक्त का थक्का जमाने में सहायक होती हैं? तो आप बताते हो प्लेटलेट्स, है ना? कौन सी रक्त कोशिकाएं रोगों से लड़ने के लिए हमें इम्यूनिटी देती हैं? तो आप बताते हो WBC। कौन सी रक्त कोशिकाएं शरीर में ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करती हैं? तो RBC। तो इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं आप लोगों। ठीक है, धन्यवाद, नमस्कार।